Hello friends, welcome back to my channel. I hope you are really doing good in your home and you are fine at your home in this lockdown. Now we are continuing our chapter Money and Credit, and in this video lecture we are going to know about the checks, that what are the checks, what are the loan activities of the bank, what are the terms of the credit, and the two stories that I should all book, and from which you are going to learn about that which section of the society are allowed to get the loan from the bank. So let's get started. I hope you will enjoy this video lecture. Now, what is a check really? A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been made. It means कि ये चेक एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि आप इतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में से जिसका नाम उस चेक पर लिखा है आप उसे दे दो। हम जनरली चेक हमारे घर में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू पे अगर फीस इन द स्कूल, तो हम वो चेक के द्वारा भर सकते हैं। या जो चेक होते हैं, जैसे कोई कंपनी का बॉस है वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको चेक पेमेंट करता है, तो देयर इज़ मैनी यूजेज इन चेक। A deposit in a bank offers the customer the facility of issuing check. जो बैंक है वो जो कस्टमर है उनके, तो वो फैसिलिटी देता है चेक की। इट इज़ अ न्यू मैथड। द रेसिपिएंट ऑफ चेक कैन डिपॉजिट इन हिज ओन अकाउंट इन हिज बैंक। इट मीन्स दैट जो चेक है हमारे अकाउंट में जितने पैसे होते हैं उस चेक वो उतनी ही पेमेंट चेक में हम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा चेक में नहीं लिख सकते। द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इन अ कपल ऑफ डेज। हम दो तीन दिन के अंदर ही जो हमारे अकाउंट में से पैसे दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं। द ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ द कैश। हमें कैश भरने की भी ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ अ सेफ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। ये बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट मोड है ट्रांसफरिंग का, और इससे भी ज़्यादा एक सेफ मोड है। नाउ इन दिस चेक यू आर एबल टू सी two double lines, and it has lot of meaning behind these two lines. Before going to that two lines, let us understand the loan activities of the banks. अब जो बैंक्स है, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनके लिए इनकम का सोर्स क्या होता है? तो जो बैंक्स है मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस ऑफ मनी एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। लाइक यू कैन सी इन दिस एग्जांपल्स। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक वीमेन है, वो अपनी सैलरी, जो उसकी सैलरी बच जाती है, वो अब डिपॉजिट करवाने आ रही है बैंक में, और बिजनेसमैन डिपॉजिट करवाने आ रहे हैं, और जो हार्वेस्ट है, जो फार्मर्स हैं, वो अपने जो बड़े फार्मर्स हैं, तो ये अपनी बैंक में डिपॉजिट करने आ रहे हैं। और उसी टाइम पर ही कुछ पीपल लोन लेने आ रहे हैं। पीपल टेक लोन्स। अब इन लोन्स पे पीपल जो ये अपनी डिपॉजिट कर रहे हैं, दे गेट इंटरेस्ट, मतलब इनको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिलता है, और पीपल पे इंटरेस्ट। और जो ये पीपल होते हैं जो लोन ले रहे हैं, उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इन दोनों के बीच का जो 15% होगा ना, वो बैंक के पास लेगा, और यही सोर्स है बैंक को अपनी इनकम का। ओके, now loan activities of the banks. Banks keep a small proportion of the deposit as the cash with themselves to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank any given day. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो बैंक्स हैं जो डिपॉजिट करवाने हैं, तो उसका स्मॉल प्रोपोर्शन अपने पास रख देते हैं, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स, जैसे मैंने पैसे जमा करवाए महीने पहले और मुझे अगले 4-5 दिन में उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो मैं मनी विड्रॉ अपना करवा सकती हूँ। तो उस चीज़ के लिए वो स्मॉल प्रोपोर्शन रखते हैं अपने पास कि कभी भी कोई भी आकर अपना पैसा विड्रॉ करवा सकता है। बैंक्स यूज टू यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। और जो वो उसका जो मेजर पोर्शन है डिपॉजिट्स का, उसको एक्सटेंड लोन्स में करते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिलता है, और उसी इंटरेस्ट में फिर जो बीच का पैसा होता है वो लोन होता है, उसकी इनकम का होता है बैंक के लिए। बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट on the loans than what they offer the deposit.
it is very important that banks charge a higher rate of interest. Okay, the difference between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositor is their main source of income. मैंने वही बताया ना आपको कि difference between what is charged from borrowers, जो borrow कर रहे हैं उनके ऊपर चार्ज, और जो what is paid to the borrower, जितने पैसे डिपॉजिट हो उसके बीच के पैसे को वो अपना इनकम का सोर्स बना लेते हैं। तो हम वापस अपने वो चेक पर आते हैं कि यहाँ पे जो है डबल लाइन चेक के ऊपर क्यों होती है। इसमें क्या है, 2 टाइप्स ऑफ चेक होते हैं, एक बियरर चेक होता है और एक ऑर्डर चेक होता है। बियरर चेक क्या होता है, द बियरर चेक इज पेएबल टू द बियरर ऑफ द चेक। यू वुड सी द वर्ड्स ऑफ बियरर एट द एंड ऑफ द नेम फील्ड। This means whoever bears the check will be able to encash the check. इसका मतलब ये है कि जैसे अब हम इस इंसान को पे कर रहे हैं, तो ये तो आम चेक होता है बियरर चेक कि जिसका नाम लिखा है हम उसको चेक दे देंगे। तो इसमें क्या है, इसमें सेफ जोन नहीं है, क्योंकि सपोज कर लो कि मैं एक चेक लेके जा रही हूँ और बाय चांस वो रोड पर गिर गया, और रोड पर गिर जाने के कारण अब कोई भी उसे उठा सकते हैं और कोई भी बन के जा सकते हैं कि जी मैं चैरिटी अलायंस हूँ तो मुझे मेरे 1000 रुपीज़ दे, तो इट इज़ नॉट सेफ। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो हम अपने आधार कार्ड या फोटो वगैरह नहीं शो करनी पड़ती, सिर्फ चेक शो करना पड़ता है, तो इससे क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक डबल लाइन लगा देते हैं, दैट इज order check. This check enables the bank to give money to the person whose name is written on the check. For instance, you have an account in HDFC Bank, then you can issue a check to your friend if you want to pay him or her money. In such a case, you should write your friend's name in the check and give him the same. So order checks or bearer checks are both same. Now there is a cross check. This is a cross check. दिस इज अ क्रॉस चेक। अब इस क्रॉस चेक में क्या होता है, यू कैन क्रॉस चेक बाय पुटिंग 2 डबल लाइन्स as shown below at the top left corner of the check. Such a check is called cross check. Unlike a bearer check, a cross check cannot be encashed. That is, you cannot get cash at hand against this check. The amount written on the check can only be deposited in the bank account of the person whose name is written on the check. इससे क्या होता है कि जब हम ये 2 डबल लाइन्स लगा देते हैं, मीन्स इसी इंसान के पास जिसके पास वो चेक है और उसी को वो चेक जाएगा। ये नहीं है कि अगर कोई उसको उठा के चेक ले आया तो उसके पास नहीं जाएगा। ये ज़्यादा सेफ्टी रहती है कि जिस चेक पर उसका नाम लिखा है और जब तक उन्हें जो चेक भर रहा है और जिसको देने हैं उनके मैसेजेस नहीं आ जाते तब तक ये चेक नहीं दिया जाता। सो दैट इज़ द check case. Now we are going to read about the 2 cases of the credit loan activities of the bank. Whether the credit would be useful or not depends on the risk of the situation. आपकी बुक में ये 2 स्टोरीज दी हुई हैं। सबसे पहली स्टोरी तो आपको जो हमारी है फार्मर की दी हुई है कि वो जो फार्मर है वो पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करता है, पर उसे अपने घर के लिए लोन चाहिए। क्या वो लोन ले पाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सपना की प्रॉब्लम दी गई है। सपना अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट। शी ग्रोज द ग्राउंडनट, दिस इज सपना, एंड शी ग्रोज द ग्राउंडनट on her 3 acres of land. She has 3 acres of land. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by the pest. अब क्या होता है कि इसकी जो क्रॉप इसने लगाई होती है उसको पेस्ट लग जाता है, मतलब कीड़ा लग जाता है, और उससे जिसके सारी क्रॉप खराब हो जाती है। और क्रॉप के कारण की खराब क्यों होने, और इसने जिससे पैसे लिए होंगे अब वो ये डेब्ट ट्रैप में पड़ गई है। तो ये बैंक से
से लोन नहीं ले सकती, क्योंकि जो बैंक के लोन है उसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं कि कुछ टर्म्स देता है बैंक, अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आपको क्या मिल जाएंगी, सभी फैसिलिटीज मिलेंगी। तो अब ये तो स्मॉल फार्मर है तो इसको तो कुछ नहीं मिलेंगी, तो ये क्या करेगी, जो दूसरा तहसीलदार होगा या कोई बड़ा फार्मर होगा उसके विलेज में, वो उससे जाके वो ले लेगी, क्रेडिट ले लेगी, लोन ले लेगी। फिर क्या होगा, इसका डेब्ट ट्रैप बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कर्जे ही कर्जे आए जाएंगे कि पहले एक से ले लिया, फिर दूसरे से, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पाँचवें का, फिर छवें का। तो ये सभी इसमें डेब्ट ट्रैप में घुस जाएगी और ये अपना उसको रीपे नहीं कर पाएगी जितने भी लोन्स होंगे। और आखिर में जब ये मतलब लोग डेब्ट ट्रैप में आजकल फंस जाते हैं, दे कमिटेड सुसाइड्स। एंड ये रीज़न है कि हमें जो फॉर्मर सेक्टर्स ऑफ लोन है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। तो एक दूसरी स्टोरी आपको एक फेस्टिवल सीज़न की शू मेकर की स्टोरी है। इसमें इट इज़ फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in the town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month's time. To complete production on the time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pressing। वो 3,000 pair of shoes का मिलता है उसे ऑर्डर, तो वो क्या करता है कि 1,000 pair of shoes with a promise deliver the whole order by the end of the month। तो वो क्या करता है, ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल। अब अगर उसे शूज़ बनाने हैं तो उसे सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होगा, फिर उसके आगे मतलब उसको वर्कर्स चाहिए होंगे 3,000 पेयर्स बनाने के। टू मीट दिस एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम 2 sources। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर। वो क्या करता है कि जो लेदर वाला है उसको जाके कहता है कि आप मुझे लेदर दे दो नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। और वो कहता है कि मैं तुमको बाद में पे कर दूंगा। सेकंड, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्जर ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर। जिसने उसको ऑर्डर दिया होता है वो उससे थोड़ी ज़्यादा पैसे एडवांस में ले लेता है, क्योंकि उसको पता था उसने अपने वर्कर्स भी रखने हैं, अपने एक्सपेंसेस को भी मीट करना है। पेमेंट फॉर 1,000 पेयर ऑफ शूज़ विद अ प्रॉमिस। और उसने 1,000 पेयर ऑफ शूज़ के 1,000 पेयर्स उसने बनाने थे, ठीक है। पहले उसने टोटल 3,000 बनाने थे और उसने कहा कि मैं 1,000 पेयर्स आपको इस मंथ के एंड में दे दूंगा। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। इसमें क्या होता है, वो पहले अपना उसको सबको कह देता है, लेदर वाले को या किसी और चीज़ को रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी तो वो कहता है कि मैं आपको फ्यूचर में दे दूंगा, और थोड़ी सी एक्सपेंसिव उससे ज़्यादा ले लेता है कि मैं आपको बाद में पूरे शूज़ की ऑर्डर बना के दे दूंगा। और ऐसे क्या होता है, उसका लोन जो है वो ख़त्म हो जाता है और उससे प्रॉफिट मिलता है उसको। तो इन 2 केसेस हमने ये देखा कि एक में लोन जो है मीन्स क्रेडिट है वो एसेट है, और जो दूसरे में वो लायबिलिटी है, मतलब एक में हमारे लिए बेनिफिशियल है और दूसरे में नॉन बेनिफिशियल है। पर अगर हम इसको बैंक से ले तो देयर आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, दैट इज इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट, हमें इंटरेस्ट रेट देना होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पहले जो डिपॉजिट करते हैं मनी तो उनको इंटरेस्ट पे पैसे मिलते हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इंटरेस्ट पे पैसे मिलते हैं। और वो इंटरेस्ट कहाँ से आते हैं, फिर कौन भरता है इंटरेस्ट, जो लोन लेते हैं। तो कलेक्टर चाहिए, हम कहते हैं ना हमने चीज़ गिरवी रखनी है। जैसे हमने मेरे पास एक हाउस है, अपना बहुत बड़ा बंगलो है, और मैंने एक लोन लेना है अपना बिजनेस चलाने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए। तो मैं मतलब जो हमारी है बैंक को मैं कोलेट्रल दे दूँगा, मतलब अपनी जो बंगलो है वो गिरवी रख दूँगी कि भी अगर मैं अपना लोन नहीं रीपे कर पाई तो आप मेरा बंगलो रख लेना, ये गारंटी होती है उसके पास। और अगर हम सच में नहीं कर पाते और वो सारी ज़मीन किसके पास हो जाती है, हमारी उसके पास, बैंक के पास। और जो छोटे फार्मर्स हैं, वो जो स्मॉल लोग हैं, वर्कर्स हैं,
वो ये बैंक की फैसिलिटी को नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं है, कोलेट्रल है ही नहीं है देने के लिए। ओके, तो ये कोलेक्टर इज मेन पॉइंट। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए। और जो पुअर वर्कर्स होते हैं, पुअर लेबरर्स होते हैं, ओके, वो कहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट के झंझट में नहीं पड़ना है, तो वो क्रेडिट नहीं लेते हैं। तो मोड ऑफ रीपेमेंट, वो कैसे पेमेंट जो अपनी लोन लिया है उसको किस तरह से वापस करेंगे, ये डिपेंड करता है उन पर। इसलिए जो पुअर वर्कर्स हैं वो इससे बैंक से लोन नहीं ले सकते। तो दिस वाज ओवर, एंड in next video we are going to learn about the self-help groups. To know more about the self-help group, do watch my next video. Thank you.